से काम कर रहे हैं। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो चालाकी घुस गई है हिंदुओं के और एक रेडिकलाइजेशन हो रहा है हिंदुओं का, उसके बारे में हम और आप ये समझें कि किसी भी एक विचार को जो एक अमूर्त विचार है उसमें कोई भी अर्थ भर दिया जाए। तो अभी जो अर्थ भरा जा रहा है वो ये, मुसलमानों को बहुत दिन से बहुत सारे विशेषाधिकार मिले, उनसे वो विशेषाधिकार छीनने का वक्त, और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका तरीका। तो ट्राइबल्स को हटाओ, उनको हटाओ, उसको हटाओ। असल चीज है मुसलमानों को डिसिप्लिन करना। और उसका ये से अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो चालाकी घुस गई है हिंदुओं के और एक रेडिकलाइजेशन हो रहा है हिंदुओं का, उसके बारे में हम लोग विचार। पीढ़ियां निकली, वे इतिहास की उस समझ के साथ निकली जो अभी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की समझ को मजबूत करती है। तो ये एक प्रश्न है, और हमारे मित्रों ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और दूसरी किताबों का अध्ययन करके पाया कि ये सारे पूर्वग्रह उनमें भरे हुए थे। तो ये मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं। उसके अलावा जो एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है जो फिल्मों का है, बाकी तमाम का है, वो इन सारे पूर्वग्रहों को डाल रहा था लगातार 70 साल से। और इसको हमने बहुत गंभीरता से नहीं देखा क्योंकि हमें एक इत्मीनान था कि ठीक है एक सरकार है, और हमने इस बात पर भी कभी गंभीरता से विचार नहीं किया जिसको जायरुस बानाजे कहते हैं कि दरअसल इस देश में एक सीरियलाइज्ड जेनोसाइड चलता रहा है। तो अगर 1961 को हम देख लें, जबलपुर वायलेंस, उसके बाद से पूरी सीरीज, तो हमने कभी एड्रेस नहीं किया कि किसी भी बड़ी हिंसा की घटना के बाद न तो गुनाहगारों की शिनाख्त हुई, न उनको कभी कायदे की कोई सजा हुई। तो इस बात को एडमिट करना बहुत जरूरी है कि इस चीज को हमने होने दिया, और अब इस हालत में है कि यह चीज हम पर शासन कर रही है। आपका यह कहना था कि ये सारी फिल्में और इस तरह की चीजें दिखाई जाएं और ये बहुत जरूरी है, करना चाहिए। मैं नहीं जानता क्योंकि मैं सामाजिक मनोविज्ञान का अध्येता नहीं हूं कि किस तरह उस सामाजिक मनोविज्ञान को बदला जा सकेगा और क्या किया जाए। और खासकर दो स्थितियां होती हैं जिसमें हम एक ऐसी स्थिति में हूं जब हम ये चर्चा कर सकें, लेकिन हम एक बहुत ही असामान्य स्थिति में हैं, एबनॉर्मल स्थिति में हैं, जहां इस चर्चा को करने के लिए जगह नहीं है ना। जैसे दिल्ली में ही इस फिल्म को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह फिल्म कहीं नहीं दिखा सकते, किसी कॉलेज में नहीं दिखा सकते, हम जामिया में नहीं दिखा सकते, हम शायद जेएनयू में भी नहीं दिखा सकते, हम किसी यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं दिखा सकते। तो एक बहुत ही एबनॉर्मल स्थिति में अब हम रह रहे हैं। गांव में अगर आप दिखाने जाएंगे तो मुझे पता नहीं, कोई बजरंग दल, कोई हिंदू सेना, कोई दूसरी सेना का कोई वहां पहुंच जाए और एक नई हिंसा पैदा हो जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हम जिस स्थिति में हैं उसको समझने की जरूरत है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसको आप कहते हैं कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? वो एक नाम है ना, एक एम्प्टी शेल है, और उस खाली खोल में आप मानी भर रहे हैं। मानी कैसे भरे जाते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे ताजा बात किस तरह से की गई, तो आप उस संदर्भ को हटा नहीं सकते। प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा से पहुंचे, पहला बड़ा भाषण उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने 3-4 बातें कही। उन्होंने कहा कि मुसलमान बहनों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और मुसलमान बहनें मुझे अपना भाई मानती हैं। मैंने ट्रिपल तलाक का कानून लाया, उससे उनका बहुत भला हुआ, तो मैं उनका भाई हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुसलमान पसमानदा लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता है और उनको न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है, वह काम भी किया जाना चाहिए। लोग अपीजमेंट के नाम पर उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है क्योंकि परिवार में 2 तरह के कानून एक परिवार में नहीं चल सकते। और उसके फौरन बाद जो बैठक हुई पार्लियामेंट्री पैनल की, उसके मुखिया ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि इनसे ट्राइबल्स को हटा दिया जाए, ट्राइबल्स इसमें नहीं रहेंगे। फिर नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको विश्वास दिलाया गया है कि उत्तर पूर्व के जितने भी ट्राइबल्स हैं वो इसमें नहीं रहेंगे।
तो फिर कहा गया कि गोवा के लोगों को भी शायद इससे बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर बचा क्या, है ना? हम और आप ये समझें कि किसी भी एक विचार को, जो एक अमूर्त विचार है, उसमें कोई भी अर्थ भर दिया जा सकता है। तो अभी जो अर्थ भरा जा रहा है वो ये कि मुसलमानों को बहुत दिन से बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए थे, अब उनसे वो विशेषाधिकार छीनने का वक्त आ गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका तरीका है। तो ट्राइबल्स को हटाओ, उनको हटाओ, उसको हटाओ। असल चीज़ है मुसलमानों को डिसिप्लिन करना, और उसका ये तरीका। तो अवधारणात्मक स्तर पर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो जेंडर जस्टिस की बात है, लेकिन जो मामूली सवाल कोई नहीं करता ट्रिपल तलाक कानून के बाद, और ये सबसे मामूली सवाल है कि ठीक है आपने ट्रिपल तलाक का कानून लाया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि ट्रिपल तलाक अवैध है, अब कानून ले आए। कानून क्या है कि कोई अगर तलाक 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 कहता है उसे 3 साल की सजा हो सकती है। तलाक 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 कह के बीवी को छोड़ने का मतलब क्या है? एक प्रक्रिया के बिना पत्नी को छोड़ना। उसके लिए एक मुसलमान मर्द को 3 साल की सजा होगी, लेकिन बहुत सारे हिंदू मर्द बिना तलाक बोले पत्नियों को छोड़ रहे हैं। उनके लिए कोई कानून है जिसमें 2 दिन की भी सजा हो, या बाकी लोगों के लिए? तो फिर ये ट्रिपल तलाक मुसलमान औरतों के भले के लिए लाया गया था या मुसलमान मर्दों को क्रिमिनलाइज करने के लिए लाया गया था? और ये हिंदुओं को एक खुशी देने के लिए लाया गया था कि देखो अब हम कितनी चालाकी से काम कर रहे हैं। तो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो चालाकी घुस गई है हिंदुओं के दिमाग में और एक रेडिकलाइजेशन हो रहा है हिंदुओं का, उसके बारे में हम लोग विचार करें। ये रेडिकलाइजेशन, इस रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस को हम कैसे समझते हैं और हिंदुओं का डी रेडिकलाइजेशन कैसे होगा, उनको डी रेडिकलाइज कैसे किया जाएगा। आपके 12 साल, 13 साल, 14 साल, 16 साल के हिंदू बच्चे रामनवमी के जुलूसों में हैं, उनके हाथ में तलवार हैं, उनके ज़बान पर गालियां हैं, और एक लाखों की आबादी रेडिकलाइज हो रही है। लाखों की आबादी रेडिकलाइज हो रही है। ये कितनी भयानक बात